हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जिन लोगों का माइक ऑन है वो प्लीज माइक म्यूट कर ले। तो हम लोग जैसे कि लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन वाली बातें कर रहे थे। मैंने बताया कि कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में, डॉक्टर वुम्स के बारे में और डॉक्टर डनहम की किताबों में कॉन्ट्राडिक्शन का कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। वो कहते हैं कि अगर इग्नेशिया को डिस्क्राइब करना है, अगर इग्नेशिया को एज अ होल वन कैरेक्टरिस्टिक में अगर एडमिट करना है मुझे, तो मैं कहूँगा कॉन्ट्राडिक्शन। इग्नेशिया को अगर इग्नेशिया को आइडेंटिफाई करना है तो आज मैं केस केस एलएम खान सर की शेयर करना चाहूँगा। और एक ये मेरा पर्सनल केस है। मेरा पर्सनल इन द सेंस मतलब कि वो पेशेंट मेरी नोन है, जानने वाली है, और उन्होंने मुझसे ट्रीटमेंट लिया था। मैंने पापा के अंडर देखा था, लेकिन वो पर्सनली मुझे दिखाती है जब कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन ये आता है तो मैं पापा के साथ डिस्कस करता हूँ। तो पहले एक कॉन्ट्रडिक्शन वाली केस मैं पहले बता दूं आपको। एक पेशेंट था, ये केस है कॉन्स्टिपेशन का। तो पेशेंट को ऑन ऑफ कॉन्स्टिपेशन रहता है और कंप्लेन, और उनका ये जो सारा कंप्लेन है कॉन्स्टिपेशन, जैसे कि हम लोग किसी को डायरिया होता है तो हम लोग पहला क्वेश्चन आता है, पेशेंट को बताता है कि मुझे डायरिया हुआ है, ये कंप्लेन हो रहा है, पेट में दर्द। तो हम लोग का पहला क्वेरी रहता है खाने में क्या गड़बड़ी, तेल मसाला ये वाली चीज आपने कुछ खाई है ऐसा जिससे कि डायरिया हुआ है। ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन जब होता है तो हम लोग पेशेंट से मोस्टली ये कंप्लेन हम लोग क्वेश्चन क्वेरीज करते हैं कि खाने में ऐसा क्या चीज आप खाते हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप करता है। जैसे कि एप्पल है, एप्पल कंटिन्यूएशन में खाने में जो रेगुलर खाता है, जो वॉक नहीं करता है, जिसका सेडेंटरी लाइफ रहता है और एप्पल रेगुलर बेसिस में खाता है, तो वो कॉन्स्टिपेशन डेवलप करता है बहुत लॉन्ग टर्म करने से। तो वो पेशेंट का कंप्लेन था, उसको कॉन्स्टिपेशन का कंप्लेन था, और कॉन्स्टिपेशन हमेशा डेवलप होता था व्हेन व्हेन ही ईट ऑयली एंड स्पाइसी फूड। जब भी वो तेल मसाले वाली चीजें और चिकना चीजें, जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं कि ऑयली बहुत ज्यादा है कि पेट खराब हो जाएगी, हमारी डायरिया हो जाएगा, लेकिन ऐसे कंडीशन में वो खा के उसको कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है। कंप्लेन कॉन्स्टिपेशन का 2-2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मुझे स्कूल पर स्कूल नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये कंप्लेन में पापा ने उसे, कोई आप लोग माइक बंद कर लीजिए। तो ऐसे कंप्लेन में पापा ने उसे इग्नेशिया दिया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट। तो ये क्या हुआ, जैसे कि इसमें कहा जाता है द ग्रेट कॉन्ट्राडिक्शन रेमेडी इज वन रेमेडी इग्नेशिया। डनहम अपनी किताबों में ये बात लिख दी है, डॉक्टर वुम्स अपनी ये बात कहे तो उसका कोटेशन उठा के डनहम ने अपनी बुक में डाल दिया कि हम उनके अकॉर्डिंग इग्नेशिया को डिस्क्राइब करने का, एक्सप्लेन करने का, कैरेक्टराइज करने का वन सिंगल सिम्टम में अगर कहा जाएगा, इंपॉर्टेंट दिया जाएगा, तो वो कैरेक्टराइज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। ये केस था, मैंने शेयर किया आपके साथ। और एक केस में इग्नेशिया का हम ये बताना चाहेंगे कि हर वक्त जो चीज हम सोचते हैं और जिस अंदाज से हम प्रैक्टिस करते थे कि हमारी प्रैक्टिस में रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं, कभी कभी हमें फेलियर भी देखने मिलता कि तो वही चीज की कहाँ मेरा ऑब्स्टिकल हुआ, कहाँ मेरी कमियां हुई, कहाँ मैं चूक गया, जो उसको चेंज करके मैं ऐसा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मैं इग्नेशिया को मैंने दिया और इग्नेशिया हर वक्त रिजल्ट दिया, नहीं, कभी मेरा फेलियर भी हुआ। तो मैं उस केस को, ये बहुत ही खूबसूरत केस है और मुझे बहुत ही सीखने को ये केस में मिला। और जो मुझे एक मेरे भाई की तरह है, उनकी वाइफ जो है कपिंग करती है, हिजामा करती है, और वो मुझे बहुत रेफर करती हैं, उनको बहुत फेथ है मेरे ऊपर।
उनकी बहुत सी कंप्लेन, मतलब कि कंप्लेन बेटर हुई है। मैंने दवा कोविड के वक्त उनको मैंने, वो भाई की तरह थे, वो बहुत परेशान हो गए थे, तो अपनी वाइफ के लिए दवा पूछे, मैंने दिया, उसको कोविड उसका नेगेटिव आ गया। तो उसके बाद से उनका बहुत फेथ मेरा रहा और हमेशा उनको रिजल्ट मिला। तो वो हिजामा करती हैं लेडीज लोग का, लड़की लोग का। तो वो एक पेशेंट भेजी मुझे, वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, और सारा मतलब कि वो जो उनके पास जितने पेशेंट आते हैं सारा वो हिजाब में रहते हैं, नकाब में रहते हैं। तो वो पेशेंट भी मेरे पास आई और नकाब में थी। जब वो आई तो उन्होंने उनके पास सारा मोस्टली केस आता है पीसीओडी या फेलिपियन ट्यूब ब्लॉकेज या एमेनोरिया का कंडीशन, इस तरह के केसेस उनके पास मोस्टली ये रहते हैं। तो उन्होंने एक भेजा, पीसीओडी का भी केस था, फेलिपियन ट्यूब ब्लॉकेज का भी था उसमें, और एमेनोरिया का कंडीशन डेवलप हुआ था उनको, 1.5 साल से उनको मेंसेस नहीं हुआ, मेंस नहीं हुआ उनको। तो उस वक्त मैंने केस टेकिंग किया, केस लिया, बहुत अच्छा से पूछा मैंने केस, और तो उनका कंप्लेन मैंने नोट किया। मैंने कहा कि जब आपको कंप्लेन होता है, जब पीरियड का जो टाइमिंग होता है उस वक्त आपको क्या होता है, तो बोली उस वक्त बहुत सीवियर पेन उठता है मेरा, बहुत लॉन्ग टर्म तक रहता है, बहुत सीवियरिटी में पेन उठता है। लेकिन जब टाइमिंग जो खत्म होता है, जैसे जैसे पीरियड का, मेंसेस का जो टाइमिंग बढ़ता चला जाता है, उनका कंप्लेन में वैसे वैसे आराम मिलता है। फिर आगे महीने में वही डेट में जो मेंस आने का रहता है उसमें उनको पेन उनका शुरू हो जाता है। तो मैंने ये सारा प्रेजेंट कंप्लेन लिया, उसके बाद जनरलिटीज वगैरह सारा चीज किया। तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा उनकी कि आपको अचानक ऐसा क्यों हुआ और आपके कितने बच्चे हैं, शादी है, ऐसा वैसा। तो वो एक बात बताई जिससे मेरा, मुझे लगा कि ये इग्निशिया जाना चाहिए, उनकी ग्रीफ थी लाइफ में बहुत ऐसा। तो मैंने पूछा क्या हुआ आपका ऐसा। तो उन्होंने बताया कि मैं एक लड़के को चाहती थी, पसंद करती थी, वो मेरे एरिया में, मेरे घर के पास, मेरे सराउंडिंग में वो रहता था, आसपास में रहता था, मैं उसको पसंद करती थी। तो एज था उनका 17-18 साल के करीब उनका एज था। तो उसके फादर ने अलाउ नहीं किया, उसकी जबरदस्ती शादी करा दी एक दूसरे लड़के से, अरेंज मैरिज उनका हुआ। उसके बाद अरेंज मैरिज के 1 साल के बाद, बहुत बहुत कम उम्र की लड़की, 17 साल की या 18 साल की उम्र में उनका शादी, 1 साल के बाद उनको बच्चा हो गया। और उनके हस्बैंड को 2 साल बाद कैंसर डिटेक्ट हुआ, और उनके हस्बैंड को केमो वेमो 6 महीना चला, 2.5 साल के अंदर उसका डेथ हो गया। तो ये था। तो उस पीरियड में बेचारी बहुत परेशान रही, बोली उनको शुरू से यही कंप्लेन था, रात में सोते थे तो इनकी मम्मी अम्मी भी हमको बोलती थी इनको अचानक से मत उठाओ, इनको बहुत सर में दर्द हो जाता है, ऐसा होता। बहुत टाइम से था, तो मेरे हस्बैंड को कैंसर था, वो डेथ कर गए। तो उसके तो मैंने कहा कि जो बच्चा था फिर वो क्या हुआ, तो फिर वो उन्होंने कहा कि मैं अपने मम्मी पापा के घर आ, फिर मैं वहां आके रहने लगी। तो उसके बाद फिर वो लड़के से मेरी मुलाकात हुई जिसको मैं पसंद करती थी। तो उसके बाद उससे क्या हुआ कि मैंने बातचीत करके, उसके लड़के के घर वाले लोगों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इनकी शादी हो चुकी थी और दूसरा शादी था। तो लड़के ने उनको चाहता था, तो फिर भी घर परिवार सबसे लड़के शादी कर लिया, और लड़के के घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और लड़कों ने भी, ये लड़का ने भी ये कहा कि ये जो बच्चा है इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसको आप अपने नाना नानी के पास दे दो, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। और तो लड़की भी वो राजी हो गई कि हाँ ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि मेरा अपना। तो लेकिन उसको, मदर को अलाउ था कि वो अपने बच्चे से जाके मिल सके, तो वो छोड़ के अपने हस्बैंड के घर आ गई। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि आपको बच्चे से रेगुलर मिलने मिलता है, तो बोले हाँ मिलते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को, वो कहता नहीं है लेकिन मुझे समझ आता है कि वो नापसंद करता है इस चीज को, उसको अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपने बच्चे से जाके मिलूं, तो इसलिए मैं भी मिलती नहीं हूँ ज्यादा, उसको छोड़ दिया मैंने भी, ऐसा वैसा। अब जो उनको 10 साल हो गया, तो उनका बच्चा अब बेबी नहीं हो रहा ड्यू टू फेलिपियन ट्यूब का, 1-2 बार ट्राई हुआ है तो शायद मे बी अबॉर्ट हो गया है, ऐसा कुछ था। और उसमें कुछ मतलब कि आगे बच्चे का कोई ऐसा ये नहीं हुआ, तो इस चीज का, उनको इस चीज का भी दुख है कि मतलब कि जिसको हम चाहते थे, जिसके लिए हम सब करना चाह रहे कि हाँ कि मैं मेरे बच्चे हो जाए, लेकिन उसमें भी नहीं हो पा रहा है ड्यू टू फेलिपियन ट्यूब ब्लॉकेज, पैथोलॉजी वगैरह ये सब।
तो वो मेरे पास ट्रीटमेंट में आई कि आप हमको ऐसे ऐसे ठीक कर दो कि मैं एक बच्चा करना चाहती हूँ, कंसीव करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने देखा तो एक्चुअली क्या होता है ना, प्रिस्क्राइबिंग में बहुत ऑर्गेनिक की जो बातें होती है इतनी गहरी होती है। हैनेमन ने जो अफोरिज्म 6 में कहा दी अनप्रेजुडिस, आपको पहले प्रेजुडिस नहीं होना पड़ेगा, हर चीज को एक्सेप्ट, आप अपनी फीलिंग, अपने इमोशन, अपने जज्बात, अपने लगाव, अपने कनेक्शन जो एक पेशेंट के साथ बनाते वो आपको नहीं। एज अ ये मेरे पास पेशेंट है, मैं इसका डॉक्टर हूँ, मुझे इसकी तकलीफ है, इसका कंप्लेन सुनना और उस पर मुझे प्रिस्क्राइब करना। कंप्लेन सुन के आइदर ये तो उसके कंप्लेन में, उसकी तकलीफ में, उसकी बातों में इमोशनल अपने आप को डेवलप करके ये नहीं सोचना है कि नहीं इसके साथ दुख हुआ, इसके साथ गलत हुआ तो इसको मैं ये दवा दूंगा। तो हम लोग थोड़ा इमोशनली वीक हो जाते तो इस वजह से और भी बहुत सा। तो मैंने कहा आपको दुख है, दुख है, दुख है, ये सब चीजें चलती रही। तो कहा हाँ, और भी जो इग्निशिया क्वायरी था कुछ कुछ, तो वो उनके पास परसिस्ट था। तो मैंने इग्निशिया प्रिस्क्राइब किया उनको। और बहुत पेशेंट जो नकाब में रहती है, मुझे बहुत ही खराब लगता है ऑकवर्ड में कि उनको कहने के लिए कि आप नकाब हटाइए, क्योंकि एक एज बहुत कम है, दूसरे वो क्या एक्सपेक्ट, क्या ले, किस तरीका से उस बातों को समझ ले, क्या ले ले, तो इसलिए मैंने उसका कुछ कहा नहीं। तो मैंने दवा दिया इग्निशिया LM1 LM2 दिया। तो कंप्लेन में, सीवियरिटी में, प्रॉब्लम में थोड़ा रिलीफ था, जो सीवियरिटी ऑफ द पेन होता था वो कम ही था, ऐसा वैसा। दूसरा मंथ में भी वैसे ही था, थोड़ा कम हुआ। तो उसके बाद देखा कि मैं उतना कुछ खास चेंजेस नहीं आ रहा है। तो मैंने फिर बोला कि आप आइए क्लिनिक में, जब पापा, जिस दिन पापा की जो क्लिनिक होती है उस दिन आप आइए, आप उस दिन पापा के साथ एक बार मैं आपको कंप्लेंट शेयर करके बताऊंगा, आपकी ये केस टेकिंग में पापा से डिस्कस करके आपको मैं। तो वो आए, तो मैंने पापा को पूरा केस एज अ होल फिर पूरा समझाया, ये फीलिंग सारा बताया, ये वो। तो पापा ने सुना। पापा उससे कहे कि आप अपना बुर्का हटाइए, एक बार आप चेहरा दिखाइए। तो चेहरा दिखाया तो पापा बोले कि आपका चेहरा हर वक्त ऐसे ही रहता है या फिर आपको कभी ऐसा? नहीं नहीं, ऐसे ही मेरा ठीक है। पापा ने उसे सीपिया दिया, पापा ने उसको सीपिया CM दिया। और पापा ने सावर का डिजायर पूछा कि आपको खट्टा पसंद है कि नहीं, ऐसा होता, तो वो बोली कि हाँ बहुत पसंद है। पापा ने उसे सीपिया CM दिया। और पापा ने मुझे बताया कि ये जो चेहरा है, ये देख लो, ये इग्निशिया का चेहरा नहीं है। इग्निशिया का जो दुख अगर रहता तो उसके चेहरे से उसकी दुख झलकती। जो लड़की, एक लड़की का एक कनेक्शन अपने माँ बाप से, अपने हस्बैंड से, सबसे बियॉन्ड हट के अगर किसी से ज्यादा क्लोजनेस होता है तो उसके बच्चों से होता है। एक लड़की सबको छोड़ के रह सकती है लेकिन अपने बच्चे को छोड़ के कभी नहीं रह सकती, उसकी खराबी, उसकी बुराइयां, उसकी तकलीफ, उसको परेशानी में नहीं कर सकती। तो पापा ने कहा कि एक बच्चा है उसका, दूसरा बच्चा उसका नहीं हो रहा, उसके बाद भी उस बच्चे को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, ना ले पा रही है, ना अपने घर में समझा पा रही है कि इसको लेके आ जाओ, इतने दिन से छोड़ के है। दिस इज द इनडिफरेंस ऑफ द लव ऑफ फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड। एक माँ से बच्चे का इतना इनडिफरेंस, इतना डिटैचमेंट, कि मतलब कि एक, कि उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाना, सब चीज छोड़ दिया। बी सो मच सेल्फिश कि अपने हैप्पीनेस के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चे को, इसको सबको वो छोड़ दी। लड़के का फैमिली एक्सेप्ट नहीं किया, उसको भी नहीं कही कि आपके फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पहले उनको कन्विंस करिए। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि मेरा अपना लाइफ को सेट हो जाए। तो पापा ने उसे सीपिया CM दिया। और अभी 2-3 महीना पहले आई थी उनका, फिर कंटिन्यू उसके बाद से प्लासिबो 4 महीना से चल रहा था उनका, कंटिन्यू प्लासिबो चला। तो उसके बाद फिर लास्ट में भी बताया कि बीच में मेरा दर्द बहुत ज्यादा उठा था, मैंने दवा भी 1 महीना मिस कर दिया है, क्योंकि LM पोटेंसी में अगर मेडिसिन 1 मंथ छूटती है तो हम लोग वापस रिपीट करते हैं LM1 से फिर शुरू। लेकिन इसमें क्या है कि अगर 200 या 70 ml पोटेंसी में अगर देते हैं तो लॉन्ग टर्म हो जाता है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहती है। फिर बाद में पोटेंसी क्या चेंज करना है, कितना करना है, कैसे देना, वो हम लोग के हाथ में होता है। लेकिन LM पोटेंसी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है रिपीटेशन में। तो उसके बाद उन्होंने कहा ऐसा वैसा कि मेरा ये दर्द उठा। तो मैं कंफ्यूज था, तो मैंने बोला कि नीचे की तरफ आते 50 M देते थे। तो मैंने माविया भाई से डिस्कस किया कि माविया भाई ऐसी ऐसी बात है, अभी हम CM 50 M दे या इनको फिर प्लासिबो दे।
तो माफिया भाई ने उससे पूछा कि मतलब अभी आपका जो दर्द बढ़ा हुआ है इसमें क्या, क्यों अचानक ऐसा हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे अब थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है। जिस लेडी का 1.5 साल से एमनोरिया की कंडीशन, जिसमें एकदम कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द ब्लीडिंग हुआ था, और 1.5 साल के बाद उनको आफ्टर दी सीपीआर के 3 से 4 महीना तक प्लासिबो एंड सीपीआर सीएम, उसके बाद उसकी ब्लीडिंग अपीयर हुई। और जो जितना कंप्लेन था, जनरलिटीज, अगर आपकी मेडिसिन, आपको अगर समझना है कि मेरी मेडिसिन हम चेंज करें या ना करें, इसमें क्या चेंजेस है, तो आप सबसे पहले जनरलिटीज पूछा करिए कि आपकी भूख और नींद में क्या डिफरेंस आया। तो उन्होंने कहा कि मेरा भूख भी पहले से इंक्रीज हुआ, मेरी नींद भी पहले से बेटर हुई, जब मैं सो के उठती हूँ तो कंप्लीट फील करती हूँ, जब मैं खाती हूँ तो अपने आप को कंप्लीट फील करती हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि हर दुख इग्नेशिया ही का हो, लेकिन हम उस वक्त क्या है, एक इमोशनल कंडीशन में ये पार्ट मेरा ऑब्जर्वेशन से छूट गया, ये मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि नहीं उसके दुखों को, उसकी परेशानी को ऐसा वैसा मैं देख के उसको। तो इसलिए पेशेंट को देखना, ऑब्जर्व करना, समझना कितना इंपॉर्टेंस है कि एक देख के कि इग्नेशिया का ये चेहरा नहीं हो सकता। इसका मैं रेफरेंस आपको दे देता हूं। हैनिमैन ने ऑर्गेनिन में अफोरिज्म 210 से लेके 230 तक मेंटल डिजीज के बारे में बात की है, मेंटल सिम्टम के बारे में बात किया है। और उसमें हैनिमैन ने 213 में अफोरिज्म के फुट नोट में कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, कुछ एग्जाम्पल हमें दिखाया है। हैनिमैन ने अपनी सारी जो मेडिसिन जो है, जो उन्होंने क्रोनिक डिजीज और मटेरिया मेडिका प्योरा में लिखा है, और उन्होंने उसका कुछ एग्जाम्पल हमें 213 के फुटनोट में हैनिमैन ने दिखा दिया। ये कंडीशन होता है, अगर फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशनल मेंटल लेवल में अगर आपको देखना है तो ये देख लेना। अगर ये नहीं मिलता है आपको तो मेंटल कंडीशन में इस चीज को कभी इसमें फिट मत करना, अपनी मर्जी से अटैच मत करना। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या कहा है। हाँ। अगर एकोनाइट पर्सनैलिटी है तो कभी भी कीप क्वाइट काम कंडीशन में वो नहीं बैठेगा। अगर नक्स वोमिका जैसी पर्सनैलिटी है, कभी भी वो, आप सोचिएगा, माइल्ड टेम्परामेंट, स्लो लेथर्जिक कंडीशन में हो, कभी नहीं होगा। पल्सर जैसे पर्सनैलिटी को आप समझिएगा कि इमोशनल स्टेट के कंडीशन में वो बहुत केयरफुल रहे और दूसरा ऑब्स्टिनेट रहे, वो नहीं होगा। इग्नेशिया के बारे में उन्होंने कहा है कि अगर हंसता खेलता चेहरा पर्सनैलिटी रहे, एक्साइटेड रहे, काम रहे, नेचुरल कंडीशन में रहे, इमोशनल स्टेट में, और चेंजेबिलिटी नहीं आ रहा है, अनचेंजेबल, अगर वो कंडीशन है, वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल आपको कभी भी इग्निशन नहीं। एक हंसता हुआ चेहरा, एक हैप्पी चेहरा, एक खुशी का कंडीशन वाला चेहरा, वो कभी इग्निशिया नहीं हो सकता। ये इसको कुछ मेडिसिन को हैनिमैन ने फुटनोट के 213 में वो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस पे उन्होंने बता दिया है कि अगर बहुत हंसता खेलता चेहरा, अगर जिसको चीयरफुल चेहरा बोलते हैं, वो अगर आप देख रहे और आप उसके बाद भी उसको इग्निशिया दे रहे हैं तो इग्निशिया कभी नहीं। और इग्निशिया का चेहरा, इग्निशिया का कंडीशन किस तरह से होता है, ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं डिस्कस करूंगा आपसे डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, और जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि लॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रीफ, पर्सन मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड जब रहेगा, लॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रीफ का चेहरा, दुख का चेहरा, लॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रीफ क्या, तो वो जब मैं डिस्कस करूंगा तो बहुत ही अच्छे से वीडियो दिखा के मैं कि एकदम एक एक मूवमेंट में, एक एक एक्सप्रेशन में मैं आपको इग्नेशिया एक्सप्लेन करूंगा। और
एक इग्नेशिया का सिम्टम है कि कांट बियर द स्मेल ऑफ द टबैको। अगर मेंटली मेरा स्ट्रांग अगर मिलता है तो एक हम फिजिकल सिम्टम अगर लेने जाएंगे तो उसमें सबसे बोल्ड का ये सिम्टम है, कैन नॉट बियर द स्मेल ऑफ टबैको। सिगरेट का धुआं वो पसंद ही नहीं करेगा, उससे बर्दाश्त ही नहीं होगा। हम इस चीज को किस तरह से समझेंगे कि सिगरेट का धुआं बर्दाश्त नहीं करता है कि नहीं करता है? तो हम पेशेंट को सबसे पहले, जो मेरी अंदाज है, जो मैं अपने तरीके से पेशेंट को पूछता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे आपके सामने अभी आप बैठ, मैं यहाँ सिगरेट पीऊँ, आपके सामने धुआं उड़ाऊं, तो आपको ये धुआं का स्मेल आप बर्दाश्त कर पाएंगे या आपके लिए टॉलरेबल नहीं होगा, कि आप उठ के चले जाइएगा या फिर आप यहीं रह लीजिएगा, सह लीजिएगा? कोई पेशेंट बोलता है नहीं मैं यहाँ बैठे बैठे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ये कर लो, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता। एक कोई पेशेंट ऐसे ही कर दे, अरे बर्दाश्त ही नहीं होता मुझे, दिस इज इग्निशन, दिस इज कांट बियर द स्मेल ऑफ टबैको। उसका अपने सेंस में, अपने अनकॉन्शियस लेवल में भी उन्होंने सोच लिया कि मतलब कि कितना खराब होगा उस अनटॉलरेबल। दिस इज द पॉइंट ऑफ द प्रिस्क्राइबिंग कि हमको जो दिख जाता है पेशेंट रिफ्लेक्स में कर देता है। एक पेशेंट था, पापा का नाइट्राम्यूर का पेशेंट था, बहुत ही अच्छा, पापा ने प्रिस्क्राइब किया था। तो पापा ने उससे पूछा कि मतलब कि आपको सनलाइट, बंगाली में पूछा था, रोज केमन लगे तुम्हारे, और पापा ने पूछा था कि सनलाइट आपको कैसा लगे? वो साड़ी पहन के, साड़ी उसका गिरा हुआ था, फट से साड़ी उठा के ढाक दी, नहीं रोज भालू लगेगा, धूप हमको पसंद नहीं, बर्दाश्त नहीं। पापा बोले नाइट्राम्यूर। कोई चीज पेशेंट को इतना इंटॉलेरेबल है कि वो अपने अनकॉन्शियस में उसको सोच के, वो इमेजिन करके, वो रिफ्लेक्स में उसकी बता दिया कि हमको नहीं। जैसे किसी को, हमको खट्टा हमको पसंद, मतलब कि ये दांत का वो सेंसेशन की खट्टा एकदम बर्दाश्त ही नहीं, हमको पसंद नहीं है। तो ये सब सिम्टम जो होता है, इसका इतना इंपॉर्टेंस हो जाता है कि एक पेशेंट जब हमको सामने से खुद से दे रहा है तो फिर और क्या खोजने, हम लोग खोजते रहते हैं कहाँ क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। अन ये कहाँ ये बातें होती है? अनकॉमन क्या है? यही अनकॉमन है। एक पर्सनालिटी को, उसको ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, सबके लिए कॉमन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये मैं एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा, आप अच्छे से गौर से देख लीजिए। इसलिए मैं वीडियो कलेक्ट कलेक्ट करके रखा हूँ कि कुछ कुछ चीजों को जो दिखा सकूं कि आप पेशेंट में देखें तो आपको समझ में आए, क्लियर हो जाए समझने में, कि फिर और ढूंढना नहीं पड़े। ये देखिए, ये आपने देखा कि किस तरह से स्मेल ऑफ टबैको को और आप एलेंस की नोट के पीछे इंडेक्स में अगर जाएंगे और उसमें कंपैरिजन में आप देखेंगे तो साइक्यूटा साइकोटा विरोसा आपको बहुत अच्छा कंपैरिजन में दिखेगा कि ये, और आप यही रेपर्टरी में ढूंढने जाएंगे तो यहाँ साइकोटा विरोसा वाली कोई ऐसी बात नहीं है। और आज मैंने सोचा कि ये दो केस मेरे दिमाग में था, और जब पेशेंट खुद से बोल देता है कि बहुत दिन से जब परेशान था, जब 1.5 साल 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल के करीब वो एमिनोरिया की कंडीशन में था, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द ब्लीडिंग था, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द मेंसेस था, और सडन मेरी दवा खाने के 6 महीने 7 महीने के अंदर और इतना रिजल्ट, मैं पहले पेशेंट को ये चीज कह देता हूँ
कि अगर आपको दिखाना, मेरा पहला पर्पस, मेरा कोई पर्पस नहीं रहता कि हमको अर्न करना है, बहुत ही कमाना है, कुछ ऐसी बातें नहीं। आपको, अगर मेरा पहला पर्पस है कि आपको ठीक करना, अगर आप मेरा साथ दोगे, जो जो हम बोलते हैं, जिस तरह से आप चाहिएगा कि आज हम आए, कल मेडिसिन खाया, परसों मैं ठीक हो जाऊंगा, आपको हमको टाइम देना पड़ेगा। बहुत जल्दी भी हो सकता है, रिजल्ट बहुत जल्दी आदमी कर सकता है, और टाइम भी लग सकता है, लेकिन आप अगर टाइम दोगे तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मैं ठीक कर ही के छोड़ूंगा। तो जरूरी नहीं है फॉर अ कंप्लीट 6 महीना में ठीक हो। बहुत सब पेशेंट को मैंने पापा का देखा, वो बहुत दिन से ट्रीटमेंट का फेथ इतना रहता है स्ट्रॉन्ग, साल 1.5 साल हुआ तब जाके उसको क्या रिजल्ट मिले, प्लासिबो पे प्लासिबो खाया जा रहा, रिजल्ट नहीं। एक पापा का एक पेशेंट था, पापा ने छूजा उसको, सिर्फ 200 या 1 दिया था, मुझे याद नहीं, 1 सिंगल डोज। भारत 14 to 15 मंथ वो प्लासिबो खाया। पापा, जब मैंने कहा कि पापा इसका वो, उसको ग्रोथ डेवलप हो गया था टंग पे, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड पे यहाँ पर एकदम मोटा नोडुलर टाइप का उसको, और उसको डर लग गया था कि ये कैंसर है। वो बायोप्सी एप्सी कराने से पहले सीधा आ गया, तो पापा बोले कि बच गए कि जो बायोप्सी निकाला। और उसके बाद से वो जो दिए, हाँ थोड़ा कम हुआ। इस तरह से करते 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 प्लासिबो चलते 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 एक कंडीशन में 14 महीना तक, जब एक स्मॉल डॉट टाइप का बच गया कि हाँ एक थोड़ा सा दिख रहा है डॉट था, तो पापा बोले अब इसको एक पूजा बने में तो एक सिर्फ एक डोज। सिर्फ पापा, जब उसको देते थे 2-4 महीना, पापा बोले हाई पोटेंसी वाला एक 200 ओ करके उसको दे दो। ओ पावर हम लोग प्लासिबो को बोलते हैं, ओ करके इसको हाई पोटेंसी में दो। वो अगला बार आ रहा है, ये अच्छा कि जो लास्ट टाइम दवा दी इससे और कम हुआ, मेरा जलन खत्म हो गया, सारी चीजें ऐसी हो गई। तो इतना ही मैं आज इग्निशिया के बारे शॉर्ट में डिस्कस करना चाहूंगा, और फिर नेक्स्ट फ्राइडे को मैं डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव और लॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रीफ, ये 2 क्लास और चलेगा। इसमें जो इग्निशिया की बेसिक पॉइंट है जिससे इग्निशिया को इंडिकेट किया जाता है, मैं सिर्फ उतना ही बात करूंगा, रेयर रेयर चीज दिखा के, ये दिखा के जो प्रैक्टिकल आपको मिलता है, वो रेयर वाले बहुत टीचर है, आप लोग उनसे करिए। जो मैं देखा हूँ, जिस सिम्टम पे प्रिस्क्राइब होता है, जिस सिम्टम पे पेशेंट ठीक होता है, मैं उतना ही बात करूंगा। जो सिम्टम बहुत ही अनयूनिक है, हम कभी देखे नहीं, हम कैसे बोल रहे सिम्टम। तो और स्मेल ऑफ टबैको हम लोग को बहुत मिलता है, बहुत बहुत दफा पेशेंट का ऐसी ऐसी है कि यही है कि टाइम इतना कम रहता है कि मैं उसको कैप्चर और ये नहीं कर पाता हूँ। तो ये मेरा आज का डिस्कशन रहा, इग्निशिया हमारा क्या। और अब मैं 2 मिनट आप मुझे दीजिए कि मैं एलम खान सर को बुला लूँ, और आपके 15 मिनट जो डिस्कशन का है वो उनके साथ हम लोग करें। 2 मिनट टाइम। पूछो।
हेलो, गुड हाँ, इवनिंग। किसी का अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कुछ वो आप पूछ हाँ, सकते हैं जब तक आपके आप। पास किसी का कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और जैसे कि आज हम 2 केस बताए हैं और इग्नेशिया का, कि एक इग्नेशिया का पेशेंट को मैंने ग्रीफ समझ के दिया था, लेकिन आपने उसको बाद में सीपिया दिया था। कि इनडिफरेंस एक माँ थी, उसको अपने बच्चे को छोड़ के बहुत टाइम से वो रही थी, तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल का आप चेहरा देखे उसका, तो उसके चेहरे में डलनेस और सैडनेस नहीं था, तो आप बोले इग्नेशिया कभी ऐसा नहीं हो सकता, इसको सीपीएस सीएम दो। और तो वही बात 213 अफोरिज्म का फुट नोट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन का ये हनेमन ने जो कहा वो मैं डिस्कस किया हूं, तो थोड़ा आप इसको ठीक है, ब्रीफ में। हाँ। और ज्यादा बोलने का क्या जरूरत है, जो किए है वो ठीक है। आप लोगों में से किसी का और का क्वेश्चन है, यहाँ आप लोग क्वेश्चन भेज दो। इग्नेशिया के बारे में हम पिछली दफा भी कहा है और आज भी कहेंगे कि इग्नेशिया एक ऐसा मेडिसिन है जो मैंने बहुत पढ़ा लेकिन यूज नहीं कर पाए। थैंक्स टू गॉड who give me a guru like डॉक्टर ज्ञान मुजुमदार साहब। उन्होंने मुझको कुछ केसेस ऐसे दिखाए जो अजूबा लगा मुझे। ये इनका सुनील वर्मा साहब का एक क्वेश्चन है कि सर पैथोलॉजिकल केसेस में कॉन्ट्राडिक्शन कैसे। भाई पहले एक बात आप समझ लो कि कॉन्ट्राडिक्शन है क्या। कॉन्ट्राडिक्शन के मतलब है एकदम ठंडा उसका अपोजिट गर्म, ये कॉन्ट्राडिक्शन। एकदम व्हाइट उसका अपोजिट ब्लैक, ये कॉन्ट्राडिक्शन होता है, चाहे पैथोलॉजिकल में हो या नॉन पैथोलॉजिकल। हम आपको एक बात, अभी हाल फिलहाल में एक केस मैंने देखा है, उसके अंदर क्या पैथोलॉजी था वो जिसमें हम इग्निशिया दिए थे। चेंजिंग पोजीशन वाला नहीं नहीं, मक्खन खाने से, घी खाने से उसका कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन वाला वो हम बोले हैं, नहीं पैथोलॉजी नहीं पता। पैथोलॉजी उसका गॉल ब्लैडर था। अच्छा, गॉल ब्लैडर का पत्थर था, कोलिलिथियासिस। कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा होना चाहिए, जैसे मैं अभी अरकम ने एक केस मेरा डिस्कस किया है आप लोगों के साथ कि पेशेंट गॉल ब्लैडर का केस था और उसके अंदर मैंने यही नोट किया कि उसको और भी तकलीफ था, जॉइंट्स पेन भी था। तो उसमें मैंने ये देखा कि पेशेंट ये जो खाता है ऑयली फैटी फूड, जिससे मोस्टली ये पैथोलॉजिकल सिम्टम रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर, लेकिन मेरे उस केस में मैंने देखा कि उसको नहीं होता था, रेदर कॉन्स्टिपेशन हो जाता। तो ये ऑयली फैटी चीज जाना ल्यूमेन को बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है, बहुत आसानी के साथ इसको पास कर जाता है ऐसे डायरिया के रूप में, लेकिन वहां उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी। और इसके साथ जो मोस्टली जो गॉल ब्लैडर केसेस होते हैं उसमें अगर कोई भी चिकनी चीज कोई खाएगा तो उसको दर्द बढ़ जाता है। ऐसा नहीं हुआ है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन है कि बहुत बहुत एडवांस पैथोलॉजी है और उसके अंदर पेशेंट के अंदर इस तरह का कोई कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है, तो ऐसे हालत में हम लोग इग्निशिया देते हैं। मंस, यहाँ आप पैथोलॉजी की बात मत कीजिए, बात कीजिए कॉन्ट्राडिक्शन। किसी तरह की भी कोई पैथोलॉजी, मैंने बहुत सारे केसेस में इग्निशिया में, यानी एडवांस पैथोलॉजी कैंसर में बहुत दफा किया और उसके इतने अच्छे रिजल्ट आज तक आ रहे हैं
और सबों के बेसिस होती है कि कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन एक ऐसा इंडिकेशन है जिसके अंदर हम लोग बहुत आसानी के साथ इग्निशिया को पहचान सकते हैं। डायबिटीज में पोलीफेजिया इज सीन कॉमनली। एक पेशेंट से मुझे खाने का मन नहीं कर होता है, तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को कंसीडर करते, यस ये कंसीडर कर सकते। आप ये क्रिटिकल सिम्टम ऑफ डायबिटीज है, ये पोलीफेजिया जो आप बोल रहे हैं, उसमें एकदम बिल्कुल पेशेंट का भूख मर गया, भूख ही नहीं लगती। लेकिन इसमें आपको एक चीज मुसाब साहब देख लेना पड़ेगा कि कोई दूसरा मेडिसिन तो नहीं चल रहा है जो उसके डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए एनोरेक्सिया प्रोड्यूस करता है। ये देख लेना पड़ेगा। एनोरेक्सिया जो है शुड बी नेचुरल होना चाहिए। हम लोग मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि पेशेंट को एनोरेक्सिया हो गया, भूख नहीं लगती। बाद में पता चला जो वो एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे थे उसके अंदर एग्नीशिया का सिम्टम नहीं था, लेकिन सिम्टम क्या था कि ड्रग के इफेक्ट से पेशेंट जो है एनोरेक्सिया हो गया था, एपेटाइट लॉस हो गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए, नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए। उससे बेहतर यस व्हाई नॉट, इंडिकेशन होना चाहिए भाई साहब। राजेश साहब आप ये क्यों नहीं समझते हो कि इसके अंदर इग्नीशिया का इंडिकेशन होना चाहिए, चाहे मेल पेशेंट हो या फीमेल पेशेंट। एक चीज मैंने जो बहुत अच्छे से इग्नीशिया के अंदर मैंने मार्क किया है वो ये कि पेशेंट बिल्कुल पल्साटिला जैसा बिल्कुल माइल्ड फॉर्म का हो। या आप लोग ध्यान दीजिए, कोई भी बात को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, बहुत जल्दी समझ, उसको वक्त नहीं लगती। एक दूसरे पेशेंट को जो नॉन नेग्लिजिया है वो सुनता है तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो थोड़ा ठहर के होता है। बट कोई टिपिकल इग्निशिया होगा बहुत जल्दी कहे और बहुत जल्दी रिप्लाई, माइल्ड कैचिंग रिप्लाई। ये कॉम्बिनेशन 3 सिम्टम का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है इग्निशिया के अंदर, जो इग्निशिया की प्रिस्क्राइबिंग को स्मूथ कर देता है। व्हाटएवर मे बी द नेम ऑफ द डिजीज, उसकी कोई परवाह नहीं कीजिए आप। पेशेंट को इंडिकेशन होना चाहिए। और इसके साथ साथ पेशेंट के एक चीज और देखते हैं हम लोग, इग्निशिया में हो या कोई पास में कोई है, इसको हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं कैप्सुलेटेड पास्ट। अगर कैप्सुलेटेड पास्ट में पेशेंट हैविंग सीवियर ग्रीफ तो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। मुझको एक केस बहुत अर्ली जमाने का केस से याद पड़ता है। उसके अंदर मैंने एक लेडी आई थी, उसको सीवियर सर्वाइकल पेन था कमर तक, बहुत भयंकर। मैंने पूरी केस एनालिसिस करने के बाद मैंने यही देखा उसमें कि पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन में, एक्सट्रीम पेनफुल कंडीशन, वेरी माइल्ड जेंटल। और जो मैं सवाल पूछता था फौरन ही जवाब देती और सही। ये देखने के बाद मुझको ऐसा लगा कि मे बी इग्निशिया, जस्ट कम बैक टू द पास्ट, कैप्सुलेटेड पास्ट। वो बेवा औरत थी और जिस दिन उसकी शादी हुई थी उसी दिन जब वो अपने ससुराल जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ, उसका हस्बैंड का कार्डियक अरेस्ट होता है और मर जाता है पेशेंट। दिस सीवियर शॉक, अनबियरेबल पेन। एक्सरे शोज कहता है, बोलता था उसके अंदर की सर्वाइकल लीफ है। मैंने साफ कह दिया था कि सर्वाइकल लीफ
हम देंगे, ठीक हो जाएगा बिल्कुल, ये मैंने वादा नहीं किया, लेकिन पेशेंट को बहुत कंफर्ट। ये केस मैंने बहुत अर्लीस्ट मेरे जो सेमिनार हुए थे बॉम्बे में, मैंने उसमें भी बोला था, तो लोग मुझको मजाकन पूछे सर्वाइकल रिप क्या हो गया। हमने कहा ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बीमारी का और इग्निशिया के साथ। उसका सर्वाइकल रिप रहने के बावजूद पेन सबसाइड और 4-5 साल और जिंदा रही, उसके बाद डेथ हो गया उसकी, क्योंकि उसका जो ग्रीफ था वो एक पैथोलॉजी डेवलप किया था, और पैथोलॉजी डेवलप होने के बाद हमने जब दिया मेडिसिन, कभी कभी ऐसा होता है मेडिसिन जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का काम कराता है पेशेंट की पर्सनालिटी और डिजीज में, इन दोनों में म्यूचुअल कर देता है। और म्यूचुअल करने से क्या होता है, एक बहुत अच्छा वैल्यूएशन होता है। इसी तरह मुझको एक केस याद है, उसमें मेरे पाकिस्तान के भाई ने बहुत मुझको क्रिटिसाइज किया था, क्या उसका डिफॉर्मिटी भी ठीक हो गया था, रिमाटॉइड आर्थराइटिस के केस था। बात यह था कि रिमाटॉइड आर्थराइटिस का जो डिफॉर्मिटीज होता है उसमें कितना साल लगता है, ये तो सोचिए, और रिवर्स है कि नहीं। उस केस में मैंने सीना दिया था रिमाटॉइड आर्थराइटिस, उनका जो डिफॉर्मिटीज हो चुका था वो ठीक नहीं हुआ, पेन कंफर्ट हो गया। आपको पता नहीं है रिमाटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में जब दर्द होता है, जो उसकी सफरिंग होती है, उसके लाइफ सिचुएशन होते हैं कितने वर्ष होते हैं, उस पर जितना अच्छा पैलिएशन आप कर सकते उतनी अच्छी होम्योपैथी आप कर रहे हैं। बस, और किसी का कोई सवाल नहीं, और कोई साहब पूछना चाहते हैं? चलो फिर, हाँ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सर। ये जो आप जो डिस्कशन सुन रहे हैं, इसमें आप लोग अपनी कोशिश कीजिए इसको जितना मुमकिन से मुमकिन प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने, और आप देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में जो मैं बोलता हूँ वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के ही केसेस हम डिस्कस करते हैं, उसी को इंडिकेशन डिस्कस करते हैं जो आपके भी फायदे में हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।